नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आर्टिकल 266 में कंफ्यूजन है, संचित निधि जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत छोटे समय में आपको संचित निधि से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। संचित निधि को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। और आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति की सैलरी संचित निधि पर भारित होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी संचित निधि पर भारित होती है, यानी कि संचित निधि से दिया जाता है। तो संचित निधि है क्या, आज बताऊंगा। संचित निधि का मतलब आप पहले समझ लो, आगे पढ़ने से पहले। भारत सरकार के पास जो भी इनकम होती है, जो भारत सरकार की है, वो सब कुछ क्या कहलाती है? संचित निधि कहलाती है, जिससे भारत सरकार को लाभ हुआ और वापस नहीं करना। वापस करने वाला तो लायबिलिटी हो गई, तो वो नहीं, जो भारत सरकार को मिल गई, भारत सरकार उसका मालिक, बोले तो संचित निधि। और इस संचित निधि से ही हम बजट भी बनाते हैं और अपने प्रमुख पदाधिकारियों को वेतन भी देते हैं। दरअसल आप इसे मोटा मोटा ऐसा मान सकते हैं कि भारत सरकार की जो वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स में जो वैल्यू है, जो पैसे के रूप में आप जानते हैं, वो आप भारत सरकार का ही बजट कह सकते हैं या इसे संचित निधि कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे संचित निधि के बारे में, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। क्या क्या लिखा है आर्टिकल नंबर 266 में वो भी जानेंगे। कल आकस्मिक निधि के बारे में पढ़ेंगे। आज वाले में आपको दो अकाउंट मिलेंगे, एक पब्लिक अकाउंट मिलेगा और एक कंसोलिडेटेड फंड का मिलेगा। यानी कि आप भी कई बार अपना पैसा भारत सरकार के पास लायबिलिटी के रूप में जमा करते हैं। लायबिलिटी बोले तो जैसे आपने कोई ट्रेजरी बिल्स खरीद लिया, कोई बॉन्ड खरीद लिया भारत सरकार का, तो वही भारत सरकार के पास पैसा चला गया। तो एक तो ऐसा फंड होता है जो भारत सरकार वापस नहीं करती, और एक फंड भारत सरकार को वापस करना पड़ता है। तो एक में लायबिलिटी है, एक में लायबिलिटी नहीं है, लेकिन दोनों बातें आर्टिकल नंबर 266 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में पढ़ाता हूं, आपको समझाता हूं। आइएगा, हां, आपकी जितने भी डाउट है आर्टिकल नंबर 266 से संबंधित सारे क्लियर हो गए होंगे बिना आगे बढ़े। बट हो सकता है आपको कोई टर्म्स पढ़ना हो, कोई शब्द, तो वो मैं आपको यहां पे पढ़ा देता हूं। आइए, भारत और राज्य की संचित निधि और लोक लेखे। संचित निधि का मतलब जो मैंने मेन अकाउंट बताया, जिससे भारत सरकार को वापस करने की कोई टेंशन है, उसकी इनकम है। लोक लेखे का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट, यानी कि हम जो पैसा भारत सरकार के खाते में जमा करते हैं, फंड, ट्रेजरी बिल वगैरह से, जो हम बाद में ले लेते हैं, तो वो पब्लिक अकाउंट होता है। और दोनों में भारत सरकार अगर 1 रुपया भी खर्च करना चाहती है तो उसे बजट बनाना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करना पड़ेगा। सेम कंडीशन राज्यों के लिए भी है और सेम कंडीशन किसके लिए? केंद्र के लिए भी है। वही लिखा होगा। नंबर 1 पर बात करेंगे संचित निधि की। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 267 कल पढ़ेंगे, आकस्मिक निधि की बात है, के उपबंध के तथा कुछ कर और शुल्क के शुद्ध आगमन, समझो बात को, कुछ कर और शुल्क के शुद्ध आगमन, कर से जो आए, शुल्क फाइन लगाओ, कोई फीस लगा दो, कोई शुल्क लगाओ, प्रशुल्क लगाओ, शुल्क के शुद्ध आगमन, जो इनकम हो रही पूर्णतया या भागता राज्यों को सौंप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंध के अधीन रहते हुए, यानी कि कुछ पैसा जो राज्य सरकार को देना, उनको देने के साथ भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, राजस्व कर का मतलब होता है जो भारत सरकार की इनकम है और जिस पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती। हां, अगर पूंजीगत इनकम होती तो जरूर वापस करना पड़ता। पूंजीगत में क्या होता है? वापस करना पड़ जाता है, या वो लायबिलिटी के रूप में आती है। जबकि राजस्व क्या है? फ्री वाला खर्चा, खर्च करो बिंदास, कोई जवाबदेही नहीं। मतलब जवाबदेही तो 1 रुपए की भी है, लेकिन इसे खर्च करने में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार की इनकम है, लाभ है। जैसे मान लीजिएगा आपने जूते खरीदे 40 रुपए के और मार्केट में आपने बेचा 50 रुपए का, तो 40 तो आपकी वैल्यू है, लेकिन वो 10 रुपए आपकी इनकम है। उसे आप कैसे भी यूज करो, 10 रुपया राजस्व मान के चलिएगा। सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य इंडिया निर्गमित करके, यानी कि उस राज्य इंडिया निर्गमित मतलब उसके द्वारा लगाकर, उधार द्वारा कमाकर या अर्थोपाय अग्रिम, ये टैक्स के लगाने के तरीके होते हैं। सेस, मेस, बहुत सारे टाइप प्रकार के टैक्स होते हैं। कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये सारे कर और टैक्स कलेक्शन के तरीके, इनके द्वारा लिए गए सभी उधार, यानी कि हमने आरबीआई से उधार लिया, जनता से उधार लिया, विश्व बैंक से उधार लिया, उधार के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशि, उधार किसी को हमने दिया, तुम हमसे उधार ले लो, बाद में पैसा दे देना, उससे एक संचित निधि बनेगी। कुल मिला के भारत सरकार उधार लेगी, वो भी संचित निधि में काउंट हो जाएगा। कर लेगी, फीस लेगी, वो सब संचित निधि में जाके कलेक्ट हो जाएगा। अभी समझ में आ गया संचित निधि कैसे बनेगी? चल, बन गई। टैक्स वगैरह से मिलकर संचित निधि आपकी बन गई।
भारत की संचित निधि के नाम से जाना किसे जाएगा? किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, ये तो भारत सरकार का हो गया, इसी तरह से राज्य सरकार का भी होगा। किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज्य इंडिया निर्गमित करके, इंडिया के नाम से जो उसके पास पैसा है उधार लेकर या अर्थोपाय अग्रिम यानी कि पैसा लेने के जो तरीके हैं उनके द्वारा लिए गए सभी उधार और उधार के प्रति संदाय, उनके प्रति जो गारंटी बनी उसमें सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो राज्य की संचित निधि कहलाएगी। भारत वाली भारत की, राज्य वाली राज्य की, राज्य की भी संचित निधि बनेगी, केंद्र की भी और राज्य की भी संचित निधि बनेगी। अब नंबर आ गया 2 में क्या कह रहा है? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां, जनता द्वारा जो पैसा प्राप्त हो, यथास्थिति जैसा कि भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएंगी, यानी कि जनता से जो पैसा मिलेगा, जनता जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह के माध्यम से जमा करेगी वो पब्लिक अकाउंट में पैसा जमा होने वाला। तो लोक लेखा का आपका आर्टिकल 266(2) हो गया और संचित निधि का आर्टिकल 266(1) हो गया, 266(1). इसमें बस इतना ही होगा और कुछ खास नहीं होगा या है नहीं। और कल हम लोग बात करेंगे आकस्मिक निधि, जो कि अभी कितनी हो गई है? 500 करोड़ रुपया हो गई है। एक लाइन और है वो भी पढ़ लेते हैं, क्या है? भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से कोई धनराशि या विधि के अनुसार तथा संविधान में उपबंधित प्रयोजन के लिए रीति से ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं। 1 रुपया निकालने के लिए भी आपको विधि बनाना पड़ेगा और सदन के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। 1 रुपया भी खर्च करोगे तो संसद को बताओगे, और अगर 1 रुपए का भी हिसाब गड़बड़ हो गया, इतने करोड़ों की संपत्ति में पैसे का हिसाब होता है, और अगर 1 रुपया का भी गड़बड़ हो गया तो सरकार सीधे गिर जाएगी, बर्खास्त सरकार, काम खत्म। इसलिए बजट बनाना बहुत टफ काम है और हिसाब किताब रखना बहुत टफ काम है, और इसीलिए बहुत सारी कमेटी, बहुत सारी समितियां भी बनाई जाती, जो आपने आर्टिकल 117(18) में भी पढ़ा होगा। फिलहाल कल मिलते हैं और बात करेंगे राष्ट्रपति की आपात बहुत सारा पैसा 500 करोड़ कैसे मिलता है, यानी कि हम कंटीजेंसी फंड पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम थी, अगर वो सॉल्व हो गई है तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।